हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 की। डिस्कस करेंगे एईसी एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स का आपका सब्जेक्ट है हिंदी भाषा, संप्रेक्षण और संचार। डिस्कस करेंगे इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। टेलीग्राम पे जाके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, एकलव्य स्नातक 1। यहाँ पर आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाती है एज ए नोट्स। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। यूजर नेम आपके सामने है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। संप्रेक्षण क्या है? संप्रेक्षण की प्रक्रिया और उद्देश्यों की विवेचना करो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट का ये। तो सबसे पहले आपको जानना होगा संप्रेक्षण होता क्या है। ठीक है। संप्रेक्षण या संचार से आशय उस विचार विमर्श से है जो किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच किसी सूचना अथवा जानकारी के लिए होता है। बेसिकली संप्रेक्षण दो व्यक्तियों के बीच में जो विचारों का आदान प्रदान होता है उसको संप्रेक्षण कहते हैं। संप्रेक्षण अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है कम्युनिकेशन, उसका ही रूपांतरण है संप्रेक्षण हिंदी भाषा में। ये जो संप्रेक्षण शब्द है ये लैटिन भाषा से आया। यानी जो कम्युनिकेशन शब्द है ये लैटिन भाषा से आया। लैटिन भाषा के कम्युनिको शब्द से निकलकर बना है ये, जिसका अर्थ है आपस में बांटना। सामान्य भाषा में दो व्यक्तियों के बीच में जो आचार विचार का आदान प्रदान होता है उसको हम क्या कहते हैं? संप्रेक्षण कहते हैं। ठीक है। एक डेफिनेशन देख लेते हैं। दो यहाँ पर बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। एग्जाम में जब भी आप आंसर लिखते हैं तो डेफिनेशन का यूज जरूर करें। इससे आपका उत्तर जो है वो अच्छा बनता है और जो एग्जामिनर है उसके ऊपर एक प्रभाव डालता है। इससे आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, तो आप यूज जरूर करें डेफिनेशन का। देखिए, किथ डेविस के अनुसार संप्रेक्षण एक दूसरे के मध्य सूचना के आदान प्रदान करने एवं समझने की प्रक्रिया है। ठीक है। बड़ी सिंपल और साधारण परिभाषा है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। संप्रेषण एक दूसरे के मध्य यानी एक दूसरे दो व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है उसको संप्रेषण कहते हैं। न्यूमर एवं समर के अनुसार संप्रेषण में एक या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, स्वभावों अथवा भावनाओं का आदान प्रदान होता है। अर्थात संप्रेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में विचारों, तथ्यों, स्वभाव और भावनाओं का आदान प्रदान इस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। तो आप परिभाषाओं के माध्यम से भी भली भांति समझ पाए होंगे कि संप्रेक्षण का क्या मतलब होता है। संप्रेक्षण की प्रक्रिया कैसे होती है? तो सबसे पहले संप्रेक्षण की प्रक्रिया में एक प्रशेषक होता है। प्रशेषक होता है कौन? जिससे संप्रेक्षण स्टार्ट होता है। यानी कि मान लो दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो कुछ कहना चाहता है दूसरे व्यक्ति से, तो जो पहला व्यक्ति है वो क्या है? वो प्रशेषक है। और जो दूसरा व्यक्ति है वो प्रशेषती है। यानी वो जो भावनाएं विचार प्रशेषक प्रशेषती तक पहुंचाना चाहता है वो है दूसरा व्यक्ति। ठीक है। तो संवाद की प्रक्रिया प्रशेषक से आरंभ होती है, यानी प्रथम व्यक्ति से वो आरंभ होती है। अब प्रथम व्यक्ति क्या करता है? उसके लिए ये है कि वो क्या भावनाएं, क्या विचार और क्या सूचनाएं उसे भेजनी है, ये प्रशेषक पे डिपेंड करता है। उसके बाद दूसरा आता है इसके अंदर प्रशेषती। प्रशेषती मैंने बता दी, जो सामने वाला व्यक्ति है जिसको प्रशेषक अपने कुछ विचार, कुछ जानकारी, कुछ भावनाएं, कुछ सूचनाएं बताना चाहता है, वो है प्रशेषती। ठीक है। तो प्रशेषती क्या कौन होता है? जो संवाद को प्राप्त करता है। ठीक है। प्राप्त करता जो है वो है प्रशेषती। संप्रेक्षण का इसको आप दूसरा छोर कह सकते हैं। तीसरा इसके अंदर आता है संदेश। ठीक है। अब दो व्यक्ति हो गए जिनके बीच संप्रेक्षण होना है, तो तीसरा क्या है? वो संदेश। संदेश क्या है? वो विचार है। संदेश कोई सूचना हो सकती है, कोई विचार हो सकता है, कोई निर्देश हो सकता है जो प्रशेषक द्वारा प्रशेषती को भेजा जाता है, उसे कहते हैं संदेश। ठीक है। तो तीन चीज हो गई। पहला क्या हो गया? प्रशेषक हो गया। दूसरा प्रशेषती हो गया। तीसरा हो गया संदेश जो उस प्रशेषती को भेजना है। चौथा आता है इसके अंदर संप्रेक्षण का माध्यम।
ठीक है, संप्रेषण का माध्यम यानी जिस सूचना विचार को उसे दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है, वो किस माध्यम से पहुंचाना चाहता है, वो कौन, प्रशेषक। संचार चैनल प्रशेषक व प्रशेषती के मध्य सेतु का कार्य करता है, यानी जो दो व्यक्तियों के बीच में जो कोई विचार, कोई भावना, कोई जानकारी पहुंचाई जा रही है, तो उसमें जो संप्रेषण का माध्यम है वो अहम भूमिका रखता है, क्योंकि वही प्रभाव डालता है कि जो प्राप्त करता है उसने क्या सीखा है। संदेश एक छोर से दूसरी छोर पर पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष संदेश कौन कौन से जो माध्यम है यूज करे जा सकते हैं। देखिए, वो पत्र हो सकता है, पत्रिकाएं हो सकती है, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, सेमिनार, मीटिंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है प्रशेषक को प्रशस्ति तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए। तो ये हो गया क्या, माध्यम हो गया। फिर लास्ट इसके अंदर आता है प्रतिपुष्टि, यानी जब प्रशस्ति होता है, जो संदेश प्राप्त करने वाला होता है, वो जब संदेश को ग्रहण कर लेता है तो उसके बाद वो प्रतिपुष्टि देता है, फीडबैक देता है। ठीक है, अपना फीडबैक देता है कि जो प्रशेषक को सूचना देनी थी, क्या वो सूचना ठीक पहुंची है, क्या उस सूचना से जो प्रशस्ति है वो संतुष्ट है, उसका फीडबैक उसे दिया जाता है, किसको, प्रशेषक को। सामान्य भाषा में आपको बताऊं तो देखिए, दो व्यक्तियों के बीच में कोई सूचना मान लो भेजी जानी है, तो जो प्रक्रिया है संप्रेषण की वो कहे चलती है कि जो भेजने वाला व्यक्ति है वो प्रशेषक है, जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति है वो प्रशेषती है। ठीक है, क्या उसको भेजना है, संदेश भेजना है, जानकारी भेजनी है, विचार भेजनी है, ये तीसरा पहलू होता है इसका। चौथा पहलू इसका होता है माध्यम, किस माध्यम से उसके पास सूचना या जानकारी भेजी जानी है। ठीक है, पत्र के माध्यम से भेजी जानी है, टेलीफोन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, ये सब चीजें जो है वो माध्यम है। चौथा इसका पार्ट होता है फीडबैक, जब प्राप्तकर्ता संदेश को प्राप्त कर लेता है तो वो फीडबैक देता है किसको, प्रशेषक को, कि उसने जो है जो जानकारी है वो प्राप्त कर ली है, क्या वो जानकारी उसने ठीक प्राप्त की है, तो वो उसको फीडबैक देता है, किसको, प्रशेषक को। तो आप भली बात ही समझ पाए होंगे संप्रेषण की प्रक्रिया को। इसके बाद डिस्कस करते हैं संप्रेषण के उद्देश्य। संप्रेषण के क्या उद्देश्य होते हैं, क्या एम्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला उद्देश्य संप्रेषण का होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। फिर जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई जानकारी डिस्कस हो रही है, तो क्या हो रहा है, उससे सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। जब आप न्यूज देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, उससे सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, तो संप्रेषण का सब सर्वप्रथम उद्देश्य होता है सूचना का आदान प्रदान करना। उसके बाद है उचित संदेश प्रदान करना, संप्रेषण का प्रमुख उद्देश्य है। यानी जो जानकारी प्राप्तकर्ता प्राप्त करना चाह रहा है वो उचित हो, ये संप्रेषण का प्रमुख उद्देश्य होता है। यानी कि जो भी कुछ आप सीख रहे हो, जो भी कुछ आप जानना चाह रहे हो, जो भी जानकारी आप ले रहे हो, वो सटीक होनी चाहिए। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का गतिरोध ना हो, ये उद्देश्य होता है किसका, संप्रेषण का। संप्रेषण व्यावसायिक उपक्रम को चलाने एवं नियंत्रण स्थापित करने का उपकरण है। देखिए, व्यावसायिक उपक्रम को चलाने के लिए कैसे, जैसे मान लो कोई फर्म है। ठीक है, उस फर्म के अंदर जो ओनर है वो अपने एम्प्लॉइयों के साथ समय समय पर डिस्कशन करता है। ठीक है, यदि उसका डिस्कशन अच्छा है तो संप्रेषण एक माध्यम है उसके जो व्यवसाय है उसको नियंत्रण करने का, उसको अच्छे से चलाने का। तो एक तरीके से कहते हो कि कम्युनिकेशन के माध्यम से ही ना भली भांति प्रकार से अपना व्यवसाय अच्छे तरीके से चला सकता है कोई भी जो फर्म का मालिक है वो। संचार या संप्रेषण इस उद्देश्य से किया जाता है कि निश्चित किए गए लक्ष्यों के बारे में कार्रवाई हो रही है। यानी कि जो भी कुछ निर्धारित लक्ष्य होते हैं संप्रेषण के, वो इस देखे जाते हैं संचार के माध्यम में, क्या वो पूरे हो रहे हैं, क्या वो संप्रेषण के द्वारा जो लक्ष्य रखे गए थे वो पूरे हो रहे हैं। मान लो मुझे कुछ आपको बताना है, तो क्या मैं सही तरीके से आप तक वो नॉलेज पहुंचा पा रहा हूं। ठीक है, ये सब कुछ संप्रेषण का एक उद्देश्य है। संचार के माध्यम से वास्तव में किए गए कार्य की प्रगति का मूल्यांकन हो सकता है, अगर कोई कमी है तो उसमें सुधार कर सकते हैं। मान लो मुझे कोई सूचना आपके पास पहुंचानी है और उस सूचना को मैं ठीक प्रकार से आपके पास नहीं पहुंचा पाया, तो मैं उसी समय उसका मूल्यांकन कर सकता हूं। ठीक है, आपके फीडबैक से। तो ये देखा जा सकता है संप्रेषण के अंदर, संचार के माध्यम के अंदर, कि जो जानकारी या विचार आप तक पहुंचाए गए हैं क्या वो ठीक है, उनका जो मूल्यांकन है, उनका जो इवेल्युएशन है वो ऑन टाइम हो सकता है। ठीक है, यदि इसमें कोई कमी है तो इसकी रेमेडी की जा सकती है, इसमें सुधार किया जा सकता है। भ्रमों को हटाना,
देखिए संप्रेषण का उद्देश्य होता है कि भ्रमों को हटा दिया जाए, यानी कि संप्रेषण में यदि कोई भी गतिरोध आ रहा है, ये गतिरोध भाषा का हो सकता है, वातावरण का हो सकता है, ठीक है, तो इन सभी गतिरोधों को हटाना किसका काम है? संप्रेषण का उद्देश्य है, संप्रेषण का कार्य है। संप्रेषण एक व्यवसायिक संगठन द्वारा तैयार की गई नई गति नीतियों एवं कार्यक्रम की क्रियान्वित करने में मार्गदर्शक करता है। यानी कि कोई भी व्यवसाय है, उसमें किस प्रकार की नीतियों को अपनाना है, ठीक है, उन नीतियों का किस प्रकार से क्रियान्वयन करना है, ये सभी काम किसके हैं? संप्रेषण के माध्यम से ही संपूर्ण हो पाते हैं। इसके साथ साथ उन नीतियों का मार्गदर्शन भी जो है वो संप्रेषण के माध्यम से सफल हो पाता है। कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भी सभी प्रकार की आवश्यक जानकारी देना, यह कार्य संप्रेषण की सहायता से किया जाता है। ठीक है, जो भी कर्मचारी किसी फर्म में काम कर रहे हैं उनके लिए जो जानकारी देना है, ठीक है, उनके भले के लिए जो जानकारी देना है, वो सब भी संप्रेषण के माध्यम से हो पाता है। तो ये सभी संप्रेषण के उद्देश्य हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। संप्रेषण के विभिन्न आयामों की विवेचना करें। संप्रेषण के विविध आयाम से हमारा तात्पर्य संप्रेषण के उन माध्यमों से है जिनके द्वारा हम संप्रेषण करते हैं। अर्थात इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि किन किन आयामों के द्वारा हम तक जानकारी, सूचनाएं, विचार जो है वो पहुंचाए जा सकते हैं, उसको हम बेसिकली इसमें डिस्कस करते हैं। प्राय हम मौखिक और लिखित संप्रेषण की चर्चा संप्रेषण के प्रकारों में करते हैं, परंतु संप्रेषण के संप्रेषण जो है वो विभिन्न विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरता है। ठीक है, वैदिक काल में यदि हम पुराने समय की बात करें तो जो संप्रेषण है वो शास्त्रार्थ के माध्यम से होता था। ठीक है, जो पुराने समय के लोग थे, गुरु वगैरह, वो जो संप्रेषण था, वो जो जानकारी, विचार, भावनाएं जो थी वो शास्त्रार्थ के माध्यम से जो है वो स्टूडेंट तक पहुंचाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, युग में युग बदला, संप्रेषण का आधार क्या हो गया? कविता, कहानियां होगी। उसके बाद एक ऐसा युग आया जब कोई भी जानकारी या कोई भी सामाजिक चीज जो व्यक्तियों को बतानी थी वो कविताओं और कहानियों के माध्यम से बताया जाता था। ठीक है, बहुत सारी कविताएं और कहानियां ऐसी हैं जो हमें विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक जानकारियां हैं वो प्रदान करती है। ठीक है, मध्य युग को देखें तो वहां संप्रेषण का आधार केवल मौखिक ज्यादा था। ठीक है, अगर हम मध्य युग की बात करें तो ज्यादातर मौखिक रूप से ही समाज को जानकारी दी जाती थी। मध्यकाल के कवियों ने मौखिक संप्रेषण के बल पर ही मध्यकाल में आम जन तक अपनी बात जो है वो पहुंचाई है। ठीक है, या अपनी पहुंच जो है वो मौखिक संप्रेषण के माध्यम से ही पहुंचाई है, जैसे कविता गाकर, ठीक है, गीत के द्वारा, नृत्य के द्वारा, लोकगीत के द्वारा, मेले मेले ठेले के द्वारा। ठीक है, कठपुतली, मेले के अंदर जो कठपुतली का वो होता था वो भी कुछ ना कुछ सिखाता था। ठीक है, लोक नाट्य हो गया। तो ये सभी चीजें कब प्रचलित थी? ये प्राचीन काल में प्रचलित थी, और इसके माध्यम से ही ना जो प्राचीन काल के जो लोग थे वो आम जनता तक जुड़ पाते थे, आम जनता तक अपनी जानकारी जो है वो पहुंचा पाते थे। इसके बाद क्या होता है, यदि हम आज की बात करें, आज की तकनीकी युग की बात करें, तो इन साधनों का स्थानापन्न हो गया है, यानी इन साधनों की जगह ले लिए किन्ने ले लिए? अब रेडियो, टेलीविजन, ठीक है, वीडियो कॉल हो गई, मैसेंजर्स हो गया, इंटरनेट, व्हाट्सएप, ब्लॉगिंग हो गई, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी चीजों ने जो है, इन सभी जो जानकारी प्राप्त करने के जो उद्देश्य, जानकारी प्राप्त करने के जो ये आयाम थे, ये चेंज हो गए हैं। ठीक है, आज के समय में, आज के समय में इंटरनेट जो है वो अहम रोल निभाता है अपना, किसमें? संप्रेषण के आयाम के रूप में। जैसे कि मान लो यूट्यूब से ही लगा लो, आप यूट्यूब से आप कोई भी जानकारी एक विद इन अ सेकेंड आप ले सकते हो, कोई भी जानकारी, है ना। फेसबुक से आप दुनिया भर की चीजों को देख सकते हो, गूगल से आप दुनिया भर की चीजों को देख सकते हो। गूगल पे दुनिया भर की वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर ब्लॉग्स होते हैं, उन ब्लॉग के माध्यम से आप दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो जो आज का तकनीकी का युग है उसके अंदर जो पुराना प्राचीन काल था, वो जो संप्रेषण के आयाम थे आज के तकनीकी युग में बदल गए हैं। ठीक है, जो संप्रेषण के प्रमुख प्लेटफॉर्म और आज संप्रेषण के आयामों का विस्तार कर रहे हैं। ठीक है, और नई नई चीजें जो है संप्रेषण के आयामों में जुड़ती जा रही है, क्योंकि तकनीकी में विस्तार जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो संप्रेषण के आयाम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि लिखित रूप में संप्रेषण किन माध्यमों से होता है। ठीक है, लिखित रूप में संप्रेषण की बात चल रही है। तो लिखित रूप का संप्रेषण देखिए, व्यक्ति बोलकर और देखकर संप्रेषण करते हैं। ठीक है, व्यक्ति जो है वो मौखिक रूप से तो संप्रेषण करता ही है,
और देखकर भी संप्रेषण करता है, यानी वो बोलकर संप्रेषण करता है, देखकर संप्रेषण करता है, लेकिन लिखकर भी अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई पत्र लिखता है, ठीक है, कोई मेल करता है। तो ये सभी चीजें क्या है, ये आज का माध्यम है, लिखित का माध्यम है। ये लिखना एक कला है। देखिए अपने आप में लिखना क्या है, एक कला है। लिखना कला क्यों है, क्योंकि लिखते समय हमें विभिन्न चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। विभिन्न तरह की भाषाओं की हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, भाषा का एक सुदृढ़ ज्ञान होना चाहिए, लिखने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, शब्दों की आपको शब्दकोश की पहचान अच्छी होनी चाहिए, आपकी शब्दावली अच्छी होनी चाहिए। तो लिखना क्या है, अपने आप में एक कला है। योजनाबद्ध ढंग से लिखकर आप अपनी बात सही ढंग से संप्रेषित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का लेखन करने के लिए 5 बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि क्या, क्यों, कौन, कब और कैसे। यानी क्या लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, क्या पर्पज है, किसके लिए लिख रहे हो, कब लिख रहे हो और कैसे लिख रहे हो, ठीक है। तो इन 5 बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप लिखित संप्रेषण का प्रयोग करते हैं। इन 5 बातों को ध्यान में रखकर आप अपना संदेश ठीक ढंग से प्राप्तकर्ता तक पहुंचा सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है लिखित संप्रेषण। अब लिखित संप्रेषण को प्रभावित लिखित संप्रेषण जो है वो कुछ चीजों पर निर्भर करता है। कैसे, देखिए बहुत विस्तार में प्रस्तुति करना और लिखने के बाद संपादन, यानी कि जो भी आप लिख रहे हो वो विस्तार रूप में होना चाहिए, यानी कि उसको जो है इलेबोरेट करके लिखना चाहिए ताकि जो प्राप्त करता है वो अच्छे से समझ सके। उसके बाद सबसे अहम रोल होता है लिखने के बाद संपादन। जो आपने लिखा है क्या उसकी छपाई ठीक है, कहीं उसकी छपाई में गड़बड़ तो नहीं है, तो मेन रोल है संपादन का। उसके बाद है वाक्यों की संक्षिप्तता, यानी कि जो भी आप जानकारी या विचार लिख रहे हैं उसमें जो आप वाक्य यूज कर रहे हैं वो कोशिश ये करें कि छोटे से छोटे वाक्यों को आप लिखें, संक्षिप्त वाक्यों को लिखें, जिनसे कि संक्षिप्त वाक्य में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर्ता को प्राप्त हो सके। उसके बाद दृढ़ शब्दों का प्रयोग, उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, शब्दों के प्रभावी प्रयोग, शब्दों का ऐसा प्रयोग करना चाहिए कि जो प्राप्तकर्ता पे अच्छा प्रभाव डाल सके। लिखित संप्रेषण जो है वो क्या क्या होता है, देखिए पत्र हो सकता है, पुराने जमाने में पत्र लिखते थे सब एक दूसरे को, ठीक है, पत्र जो फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि कुछ पत्र ऐसे होते हैं जो अपने प्रियजनों को लिखे जाते हैं और कुछ पत्र ऐसे होते हैं जो विभाग को लिखे जाते हैं। तो पत्र था पुराने जमाने में लिखित संप्रेषण का माध्यम। आज के समय विज्ञापन है, ठीक है, विज्ञापन से आपको दुनिया भर की चीजें, जो अखबार में आपको विज्ञापन देखने को मिलते हैं वो लिखित संप्रेषण का माध्यम है। ईमेल है, आज के तकनीकी युग की बात करें तो हर चीज जो लिखित में चलती है वो ईमेल पे चलती है, ठीक है। किसी भी कंपनी को, किसी भी व्यक्ति को आपको कुछ लिखित रूप में भेजना है तो आप मेल कर देते हैं उसको, है ना। प्रत्येक व्यक्ति का आज के समय में मेल आईडी है, प्रत्येक कंपनी की मेल आईडी है। तो ईमेल जो है वो आज लिखित संप्रेषण का एक अहम रोल निभाता है। कहानी है, कविता है, समाचार पत्र है, तो ये सब क्या है, ये सब है लिखित संप्रेषण के प्रकार। इसके बाद बात करते हैं सफल संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को, यानी कि जब संप्रेषण हम करते हैं तो उसमें किस प्रकार की बाधाएं आ सकती है उसको डिस्कस कीजिए। तो संप्रेषण की कुछ बाधाएं होते हैं, जैसे भौतिक बाधाएं, भाषा संबंधी बाधाएं, पृष्ठभूमि संबंधी बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं। देखिए भौतिक बाधाओं की बात करें तो भौतिक बाधाएं, संप्रेषण की भौतिक बाधाएं वे बाधाएं हैं जो प्रशिक्षक को ग्रहणकर्ता या विद्यार्थी से जुड़ने नहीं देती, ठीक है, से जुड़ने नहीं देती। भौतिक में हम क्या क्या कह सकते हैं, जैसे कि मान लो आपको अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा, ठीक है, बैठने की सुविधा नहीं है, उचित हवा नहीं है, प्रकाश नहीं है, जहाँ पर आपको कुछ समझाया जा रहा है वहाँ पे आपके पास फर्नीचर नहीं है जहाँ पे आप बैठ के कुछ समझ सके। इससे क्या होता है, ये भौतिक रूप से डिस्टर्ब करता है संप्रेषण को, ठीक है। या ये कह सकते हो कि जहाँ पर संप्रेषण हो रहा है वहां पर शांति नहीं है, ठीक है। मान लो कोई कहीं ढोल बज रहे हैं और वहां पर कोई संप्रेषण हो रहा है, कोई जानकारी एक दूसरे को दे रहा है, तो जानकारी क्या होगी, अवरुद्ध होगी, जानकारी ठीक से नहीं पहुंच पाएगी। तो ये सभी चीजें किसमें आती है, भौतिक बाधाओं के अंतर्गत आती है, और प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण इसमें नहीं हो पाता। इसके बाद है भाषा संबंधी बाधाएं। भाषा संबंधी बाधाओं की बात करें तो इसके अंतर्गत अनुचित शब्द हो गए, जैसे मान लो, ठीक है, कोई भी आपको जानकारी दी जा रही है उसमें शब्दों का अच्छा प्रयोग नहीं है, ठीक है, ऐसे शब्दों को मिला दिया गया है जो अनुचित शब्द है, जिनका जो मीनिंग है वो ठीक नहीं है, ठीक है।
तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाए तो भाषा संबंधी बाधा हो जाती है। अत्यधिक शब्दों का प्रयोग हो जाए तो भी भाषा संबंधी बाधा हो जाती है। मान लो 2 शब्दों में आपको कोई बात समझानी थी संक्षेप में, वहीं 50 शब्द लिख दिए गए, तो आप पजल हो जाओगे, आप जानकारी को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है भाषा संबंधी में। ठीक है, भाषा के अंतर्गत अन्य माध्यमों का उपयोग किया जाता है, जैसे चित्र हो गए, संकेत हो गए। कई बार क्या होता है, कुछ चीज समझाने के लिए संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्रैफिक में है, बहुत सारे संकेतों का प्रयोग किया जाता है कि दाएं मुड़े तो ये वाला संकेत है। ठीक है, बाएं मुड़े तो ये वाला संकेत है। हॉस्पिटल है तो वहां पे कुछ और संकेत है। तो कई बार क्या होता है, संकेतों का प्रयोग किया जाता है, चित्र का प्रयोग किया जाता है, अन्य दृश्य सामग्री, इन सब का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त रूप से ना बनाए गए हों, यदि ये सभी जो संकेत है वो ठीक तरीके से ना बनाए गए हों, तो भी ये भाषा संबंधी बाधा बन जाती है संप्रेषण के अंदर। मान लो सामने जो है वो दाएं यूटर्न है, और यूटर्न का जो बोर्ड है वो अच्छे से नहीं बना हुआ है, तो क्या होगा, आदमी पजल हो जाएगा, संप्रेषण फेल हो जाएगा, है ना। तो ये भाषा संबंधी होता है। पृष्ठभूमि की बात करें तो पृष्ठभूमि संबंधी बाधाओं में होता है। देखिए, जब भी कोई जानकारी, जब भी कोई ज्ञान, जब भी कोई बात जो है वो सामने वाले को बतानी है, तो उससे पहले संप्रेषण करता जो होता है वो एक चीज ध्यान रखता है, क्या कि पूर्व ज्ञान से जोड़कर सामने वाले को बताया जाए। यानी कि मान लो कोई बच्चा है और उस बच्चे को हमें जमा के सवाल सिखाने हैं, तो जमा के सवाल सिखाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे को गिनती आती हो, है ना। यदि बच्चे को गिनती आती होगी तभी तो वो जमा के सवाल कर पाएगा। तो ये कहलाता है पूर्व ज्ञान। ठीक है, तो बहुत जरूरी होता है संप्रेषणकर्ता के लिए कि जो ज्ञान, जो जानकारी वो सामने वाले को दे रहा है, क्या वो पूर्व ज्ञान से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये मेन चीज होती है पृष्ठभूमि के अंतर्गत। इसमें सांस्कृतिक भिन्नता भी आ सकती है। ठीक है, वर्तमान वातावरण आ सकता है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। यदि पूर्व ज्ञान का स्तर वर्तमान नए संदेश को ग्रहण करने के योग्य ना हो, तो संप्रेषण अधिगम में बाधा आ जाती है ना। यदि जो पूर्व ज्ञान है वो जो प्रेजेंट में ज्ञान दिया जा रहा है उससे संबंधित नहीं है, तो क्या होगा, संप्रेषण नहीं होगा, संप्रेषण फेल हो जाएगा। जो ज्ञान है वो उसको नहीं दिया जाएगा। एग्जाम्पल, उदाहरण यहाँ पे लिखा भी हुआ है। यदि बच्चों को अक्षर ज्ञान नहीं है, ठीक है, अक्षर ज्ञान ही नहीं ना हो, तो उन्हें वाक्य जो है वो नहीं पढ़ाया जा सकता। यानी कि यदि बच्चों को आ अनार नहीं आता, ठीक है, अक्षरों का ही ज्ञान नहीं है, तो क्या वो वाक्य पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये पृष्ठभूमि होती है किसी भी संप्रेषण की। यदि पूर्व ज्ञान से जोड़ करके ना पढ़ाया जाए तो क्या होगा, जो वर्तमान में ज्ञान दिया जा रहा है वो फेल हो जाएगा, और इससे क्या होगा, संप्रेषण भी फेल हो जाएगा। डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिवेदन से क्या अभिप्राय है। प्रतिवेदन तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो प्रतिवेदन आपको पता होना चाहिए। देखिए, प्रतिवेदन हिंदी का शब्द है ये। ठीक है, आपको बड़ा भारी भरकम लग रहा होगा, इंग्लिश में इसे कहते हैं रिपोर्ट। ठीक है, तो प्रतिवेदन क्या होता है, किसी भी प्रकरण, घटना, कार्य योजना आदि के बारे में स्पष्ट देखकर या छानबीन करके जो लिखित रूप में परिपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं प्रतिवेदन। यानी कि किसी भी घटना के बारे में, किसी भी योजना के बारे में, किसी भी प्रकरण के बारे में देख करके, छानबीन करके उसके बारे में कोई रिपोर्ट तैयार करना क्या कहलाता है, प्रतिवेदन कहलाता है। प्रतिवेदन में विशेष कार्य की जानकारी दी जाती है। अब जो ये प्रतिवेदन किया जाता है, प्रतिवेदन बनाया जाता है, ये क्यों बनाया जाता है, रिपोर्ट क्यों बनाई जाती है। इसका मेन काम होता है कि जो संबंधित घटना है उसके बारे में आपको विशेष जानकारी देनी है, साथ ही विभिन्न सुझाव और साथ ही संतोषजनक जवाब भी इसमें दिया जाता है। यानी रिपोर्ट के अंदर आपको सुझाव भी दिया जाता है, संतोषजनक जवाब भी दिया जाता है। तो प्रतिवेदन का क्या काम होता है, किसी भी घटना पर छानबीन करके, देख करके प्रस्तुत विवरण जो है वो प्रतिवेदन कहलाता है। ये प्रतिवेदन हमेशा ध्यान रखना लिखित में होता है। ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट हमेशा लिखित में होती है, तो ध्यान रखना ये लिखित संप्रेषण का पार्ट होता है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन तैयार करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, प्रतिवेदन जो है वो संक्षिप्त होना चाहिए। यानी कि जो भी घटना के बारे में आप रिपोर्ट बना रहे हो, वो रिपोर्ट जितनी हो सके उतनी संक्षिप्त में बनाओ।
ठीक है। ये काफी ज्यादा प्रभाव डालता है कि आप कम वाक्यों का प्रयोग करते हुए ज्यादा जानकारी सामने वाले को दे पाए, क्योंकि आज के समय में जो लोग हैं वो पसंद करते हैं कम शब्दों में ज्यादा जानकारी प्राप्त करना। तो इसलिए प्रतिवेदन हमेशा क्या होना चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए। प्रतिवेदन का शीर्षक स्पष्ट होना चाहिए, शिष्ट होना चाहिए, यानी जो भी टाइटल है रिपोर्ट का वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए। सामने वाले को ऐसा ना लगे प्राप्तकर्ता को कि शीर्षक तो कुछ और था और अंदर हमें कुछ और सुनने को मिला है। तो दोनों का मैच होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, टाइटल का और रिपोर्ट का। प्रतिवेदन की भाषा सरल होनी चाहिए, साफ साफ लिखा होना चाहिए। जो भी भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं रिपोर्ट बनाते समय वो सरल भाषा हो। जितना भी हो सके आप सरल से सरल शब्दों का प्रयोग करें जिससे सामने वाले को समझ में आ सके। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो मुख्य विषय को रेखांकित करता हो, यानी पूरी रिपोर्ट का एक ऐसा शीर्षक चुनना चाहिए जो एक शब्द में ये जानकारी देता हो कि जो पूरी रिपोर्ट है वो उससे संबंधित है। घटना प्रकरण आदि जो भी हुआ हो उसकी तिथि समय सूचना दी जानी बहुत जरूरी है, यानी जिस भी आप घटना के ऊपर रिपोर्ट बना रहे हो उसकी डेट, ठीक है, उसका टाइम, उसका डे, ये सभी बताना बहुत जरूरी होता है। ये काफी इफेक्टिव होता है। उसके बाद देखिए व्याख्या सही क्रम अनुसार रूप में लिखी होनी चाहिए, यानी जिस चीज के लिए भी, जिस भी घटना के लिए आप रिपोर्ट बना रहे हो वो रिपोर्ट एक क्रम अनुसार जो है वो होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने स्टार्टिंग में कुछ और लिख दिया और अंत में कुछ और, यानी निष्कर्ष लिखने की जगह आपने स्टार्ट लिख दिया और स्टार्ट लिखने की जगह आपने निष्कर्ष लिख दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी रिपोर्ट आप जब तैयार करते हो तो उसका एक खाका होता है कि शुरुआत में आपको इन चीज़ों को बताना है, उसके बाद आपको इन चीज़ों को बताना है, तो क्रम वाइज होनी चाहिए सभी चीज़ें। निर्णय की जानकारी देनी चाहिए, जो भी रिपोर्ट के अंदर निर्णय लिया जा रहा है उसकी जानकारी आप जरूर दें प्राप्तकर्ता को। प्रतिवेदन लिखते समय भाषा का उचित उपयोग होना चाहिए, ठीक है। भाषा के लिए भी आपको मैंने बता भी दिया था कि भाषा का उचित उपयोग यदि आप प्रतिवेदन लिखते समय करते हो तो सामने वाला प्राप्तकर्ता जो है वो अच्छे से रिपोर्ट को, अच्छे से प्रतिवेदन को समझ पाता है। तो यहाँ पे आप प्रतिवेदन का एक उद्देश्य देखिए, प्रतिवेदन का उद्देश्य भी है। प्रतिवेदन का उद्देश्य क्या होता है? प्रतिवेदन का उद्देश्य बीते हुए समय के विशेष अनुभवों का संक्षिप्त संग्रह करना है, ताकि आगे किसी प्रकार की, किसी भी तरह की कोई भूल या भ्रम ना हो पाए। जो ये रिपोर्ट बनाई जाती है, जो ये प्रतिवेदन बनाया जाता है, इसको स्टोर करके रख लेते हैं। क्यों स्टोर करके रख लेते हैं? क्योंकि उसमें विशेष अनुभवों को स्टोर किया जाता है, ठीक है। किसी भी घटना के ऊपर कोई प्रतिवेदन तैयार किया जाता है तो वो क्यों तैयार किया जाता है? कि आने वाले समय में उन चीजों से वो सीख ले सके, उस रिपोर्ट को पढ़ के जो प्राप्त करता है वो सीख ले सके कि कोई भूल ना हो, उससे संबंधित उसी प्रकार की कोई भ्रम ना हो। ये सभी चीजें दूर करता है प्रतिवेदन, ठीक है। प्रतिवेदन उसी कठोर सत्य की चर्चा रहती है जिसका अच्छा या बुरा अनुभव हुआ हो। अब जो रिपोर्ट बनाई जाती है वो कठोर सत्य को बताने वाली होती है, कि चाहे उसके अंदर कोई अच्छी बात हो या बुरी बात हो, ठीक है। तो प्रतिवेदन क्या है? कठोर सत्य की चर्चा करता है। प्रतिवेदन का दूसरा लक्ष्य होता है भूतकाल को वर्तमान से जोड़ना। जो कुछ भी पुराने समय में हुआ है उसको आने वाले समय, क्या प्रेजेंट के समय के साथ जो है जोड़ा जाता है प्रतिवेदन की सहायता से। कई बार आपने देखा होगा कोई कुछ न्यूज होती है वो वायरल हो रही होती है, ठीक है, किसी का भाषण कोई वायरल हो रहा होता है, उसके साथ ही एक पुराना भाषण उसी व्यक्ति का जोड़ दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि उस व्यक्ति ने भूतकाल में क्या बोला था और वर्तमान में वो व्यक्ति क्या है। तो ये मेन काम होता है किसका? रिपोर्ट का, प्रतिवेदन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संवाद से क्या अभिप्राय है? संवाद लेखन की विशेषताएं और प्रारूप क्या होता है? डिस्कस करते हैं संवाद को। सबसे पहले संवाद की बात करते हैं तो वाद मूल शब्द में संप्रत्यय, सम उपसर्ग, ठीक है, लगाने के बाद संवाद बन जाता है। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के बाद लगता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उपसर्ग क्या लगा हुआ है इसके अंदर? सम। संवाद में सम जो है वो उपसर्ग लगा हुआ है, वाद जो है वो मूल शब्द है, यानी मूल शब्द में सम लगने के बाद बन गया वो संवाद। अब इसका अर्थ क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बातचीत करना, ठीक है। इसे वार्तालाप भी कहा जाता है। सामान्य रूप में दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं।
यानी जब दो व्यक्ति आमने सामने बात कर रहे हैं या दो व्यक्तियों की जो बातचीत है उसको प्रस्तुत किया जाता है लिखित रूप से, उसे कहते हैं क्या? संवाद। कई बार आपने देखा होगा कि आपके सामने कोई ऐसा ऐसा आपने लेसन पढ़ा होगा, ऐसा आपने पाठ देखा होगा कि उसके अंदर का तीन चार व्यक्तियों के संवाद को जो है शामिल किया गया हो, जैसे कि मोहन, ठीक है, सोहन, ठीक है, इनकी बातचीत को संवाद के तरीके से प्रस्तुत किया गया हो, ये कहलाता है क्या? संवाद। बेसिकली इसके अंदर हम जो दो व्यक्तियों के बीच की जो बातचीत होती है उसको डिस्कस करते हैं, उसे कहते हैं संवाद। संवाद लेखन की कुछ विशेषताएं होती है। तो सबसे पहली विशेषता होती है स्वाभाविकता। ठीक है, स्वाभाविकता होनी चाहिए संवाद में। स्वाभाविकता का मतलब होता है कि जो पात्र है उनको अपनी स्थिति, संस्कार आदि को ध्यान में रखकर बोलना चाहिए। यानी जो दो व्यक्तियों के बीच में संवाद हो रहा है, जो दो पात्र है, उन पात्रों को अपनी स्थिति का ज्ञान होना चाहिए, अपनी भाषा पे कंट्रोल होना चाहिए, अपने संस्कारों का उन्हें पता होना चाहिए कि क्या हम सामने वाले को कह रहे हैं, किन शब्दों का हमें प्रयोग करना है। ये सभी चीजें स्वाभाविकता में आती है, जो कि एक संवाद लेखन की विशेषताएं हैं। पात्रानुकूल भाषा। संवाद में भाग ले रहे छात्रों की भाषा उनकी शिक्षा आयु आदि के अनुरूप होनी चाहिए। यानी मान लीजिए दो छात्र है, ठीक है, उनके बीच में संवाद हो रहा है या उनके संवाद को लिखित में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो फिर क्या होगा, उसमें ये सब चीजें ध्यान रखी जाती है कि जो छात्र उस संवाद में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी जो भाषा है वो उनके आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उनकी आयु के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और उन्हीं शब्दों का जो है प्रयोग किया जाना चाहिए जो उनकी आयु के अनुरूप है। एक शिक्षित और उसके साथ संवाद कर रहे अनपढ़ की भाषा में अंतर नजर आना चाहिए। यानी मान लीजिए कोई शिक्षित व्यक्ति है या कोई शिक्षित बच्चा है और सामने कोई अनपढ़ बच्चा है और इनके संवाद को आपको लिखित रूप देना है, तो जो शिक्षित बच्चा है वो कुछ शिक्षित शब्दों का प्रयोग करेगा, लेकिन जो अनपढ़ बच्चा होगा वो अलग शब्दों का प्रयोग करेगा। तो इनके भाषा में जो है डिफरेंस वो अच्छे से पता होना चाहिए, डिफरेंस जो है अच्छे से नजर आना चाहिए। प्रभाव शैली। देखिए संवाद को बोलने की शैली प्रभावशाली होनी चाहिए जी, क्योंकि मेन काम इसके अंदर क्या होता है, डायलॉग डिलीवरी का ही तो होता है। यदि डायलॉग जो है वो अच्छे से किया जा रहा है, संवाद जो है वो अच्छे से किया जा रहा है, डिलीवरी उसकी अच्छे से हो रही है संवाद की, तो वो एक प्रभाव डालती है सामने वाले पे। ठीक है, सुनने वाले पर संवादों का असर होना चाहिए। यानी जो सामने वाला व्यक्ति है जो डायलॉग सुन रहा है उस पर उसी वे में जो है असर होना बहुत जरूरी है, तो प्रभावशैली होनी चाहिए। तीसरा है जटिलता। जटिलता से दूर। संवाद की भाषा में जटिलता नहीं होनी चाहिए। इससे सुनने वाले को सुनने वाला बात को आसानी से समझ सकता है और यथोचित जवाब दे सकता है। यानी मान लो कोई संवाद हो रहा है दो व्यक्तियों के बीच में और उसमें जो व्यक्ति है वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है जो प्राप्त करता उन शब्दों को समझ ही नहीं पा रहा, तो क्या होगा, सामने वाला फीडबैक ही नहीं दे पाएगा, ना उसको समझ पाएगा, तो संवाद हो नहीं पाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, जटिलता आ जाती है। तो ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे सामने वाला, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो सामने वाला उन शब्दों को समझ सकता हो और उसकी आसानी से जो है वो उसकी बातें बातें जो है वो समझ में आए। इसके बाद है शालीनता। संवाद की भाषा में शालीनता अवश्य होनी चाहिए। इसमें अशिष्ट भाषा के लिए कोई जगह नहीं है। यानी कि कोई भी संवाद जब होता है तो उसमें कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना किया जाए, जैसे मान लो किसी अपशब्द का प्रयोग हो, इसे कहते हैं शालीनता या शिष्टता। ठीक है, तो शालीनता शिष्टता का प्रमुख ध्यान रखना चाहिए संवाद लेखन के अंतर्गत। संवाद लेखन के प्रारूप को डिस्कस करें तो देखिए हर प्रवक्ता के लिए किस प्रारूप का मतलब है कि जब संवाद को आप फ्रेम देते हैं ना, तो किस प्रकार का फ्रेम जो है वो दिया जाता है। तो सबसे पहले तो ये है कि हर प्रवक्ता के लिए नया संवाद, प्रत्येक वक्ता को एक नया अनुच्छेद मिलता है। यानी जब भी आप संवेद लेखन लिखते हैं तो जितनी बार भी प्रवक्ता का नाम आता है उसको एक अलग और अलग अलग अनुच्छेद जो है वो मिलता है। हर बार वक्ता कुछ कहता है जिसे आपको नए अनुच्छेद में रखना होता है, भले ही वह सिर्फ एक शब्द कहे। यानी कि जब भी आपको देखेंगे पाठ इस तरीके का, तो सबसे पहले आप देखेंगे सोहन, सोहन को डैश डाल के ऐसे लिख दिया जाएगा, सोहन ने ये बोला। फिर मोहन, मोहन ने डैश डाल दिया, मोहन ने ये बोला। फिर जब हम अगले बार की बात करेंगे तो हमें फिर से लिखना होगा, ठीक है, सोहन, सोहन ने बोला क्यों। तो ये इस तरीके का प्रारूप होता है
संवाद का। इसके बाद है विराम चिन्ह उद्धरण। ठीक है, विराम चिन्हों का आपको अच्छे से प्रयोग आना चाहिए, कहाँ पर आपको पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पर आपको कोमा लगाना है। ठीक है, ये सभी चीजें बहुत जरूरी और तरीके से संवाद के अंदर संवाद लेखन के प्रारूप में प्रयोग की जाती है। यदि पैरा लंबा हो, यानी मान लो कोई पैरा लंबा है तो उद्धरण समाप्त करने से पहले तो उद्धरण समाप्त करें। ठीक है, यदि पैरा लंबा है तो उद्धरण को समाप्त कर दे। यदि संवाद का पैराग्राफ बहुत लंबा है तो आपको पैराग्राफ को बदलने की आवश्यकता है, तो अंतिम उद्धरण में डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ बहुत ज्यादा लंबा है तो आप क्या ये सोचो कि संवाद को हम लास्ट में रख देते हैं, नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अंतिम उद्धरण आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसी को जो है तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद है टैग। संवाद टैग का मतलब होता है, जैसे कि वह कहता है, ये टैग है, वह हमेशा संवाद के बाहर लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि मान लो मोहन के स्थान पर आपको वह यूज करना है, वह, तो आप वह को ऐसे लिखेंगे, उसके बाद जो है वो टैग लिखेंगे, उसके बाद उसकी जो कही गई बातें हैं उसको लिखेंगे। ठीक है, अल्प विराम द्वारा अलग किया जाता है किसको, जो टैग होता है उसको। जब बातचीत का एक प्रश्न या विस्मयादि बोधक चिन्ह समाप्त होता है तो उसमें निम्न मामलों में शुरू होने वाले टैग को अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जो भी प्रश्नवाचक चिन्ह है तो उसको अच्छे से प्रयोग करना है आपको। ठीक है, जो भी आपको टैग प्रयोग करना है उसको तरीके से प्रयोग करना है संवाद लेखन में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्तमान युग में ब्लॉगिंग का महत्व बताइए। देखिए, ब्लॉगिंग जो है वो आज के समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इंटरनेट की दुनिया में। यदि हम आज के तकनीकी युग की बात करें तो ब्लॉगिंग का बहुत महत्व है। सबसे पहले ब्लॉग होता क्या है ये आप समझिए। ब्लॉग का अर्थ एक दैनिक डायरी, जहां एक अंतराल के पश्चात कुछ ना कुछ नई पाठ्य सामग्री प्रकाश में लाई जाती है। ब्लॉग का मतलब है कि अपनी आप दिनचर्या या अपनी एक डायरी है जिसको आप नियमित अंतराल पे उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, कुछ ना कुछ लोगों के सामने जो है वो प्रकाशित जो है करते रहते हैं, ये ब्लॉग कहलाता है। ब्लॉग को अगर आसान भाषा के शब्दों में समझे तो यह अपने विचारों या अपनी नॉलेज को डिजिटल माध्यम से दूसरों तक पहुंचाने का तरीका है। ठीक है, यानी कि जो भी आपके मन में विचार है या जिस भी क्षेत्र के बारे में आप अधिक ज्ञानी हैं या आपके पास अधिक जानकारी है उस क्षेत्र के बारे में, तो आप डिजिटल तरीके से लोगों तक वो जानकारी, वो विचार जो है वो पहुंचा सकते हैं। ये कहलाता है क्या, ब्लॉगिंग। इसमें क्या होता है, कुछ जो लोग होते हैं वो अपने शौक से करते हैं ब्लॉगिंग को, लेकिन कुछ लोग जो है ब्लॉगिंग को व्यवसाय के तौर पर भी प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं तो विभिन्न प्रकार की वेबसाइट आपके सामने खुल जाती है। फिर आप उन वेबसाइट पे क्लिक करके खोलते हो तो क्या होता है, पूरी की पूरी जो आप जानकारी लेना चाहते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाती है। तो वो क्या है, वो ब्लॉगिंग है। ठीक है, ब्लॉगिंग का तात्पर्य उस लेखन शैली से है जो अनवरत और साथ ही ऑनलाइन है, यानी कि कभी ना समाप्त होने वाली शैली होती है ये ब्लॉगिंग, और ये एक ऑनलाइन शैली होती है। ब्लॉगिंग की शुरुआत जरूर ब्लॉगिंग की शुरुआत जरूर है पर अंत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कोई कॉपी है कि आप कॉपी के आपने 50 पन्ने भर दिए और कॉपी का अंत हो गया, नहीं। ब्लॉगिंग की आप शुरुआत कर सकते हो, उसका कोई अंत नहीं है, उसमें आप कितना जितना चाहे उतना लिख सकते हो। ठीक है, जब तक ब्लॉगर चाहे तब तक पोस्ट लेखन के माध्यम से नित्य नई जानकारियां इंटरनेट पर प्रकाशित कर सकता है। जो भी ब्लॉगर है वो चाहे तो प्रतिदिन, प्रति घंटे अपनी जो जानकारी है वो इंटरनेट पर डाल सकता है। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है, बशर्ते वह अपनी इच्छा से सब कुछ डिलीट कर अपना ब्लॉग बंद करना चाहे तो एक अलग बात है। सिर्फ और सिर्फ जो ब्लॉग है वो ब्लॉगर के द्वारा ही डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, कोई अन्य व्यक्ति उस ब्लॉग को डिलीट नहीं कर सकता है। तो ये एक ब्लॉगिंग का काम है। जो ब्लॉगिंग की शुरुआत है वो 1994 में हुई थी। सबसे पहले 1994 में जस्टिन हॉल नाम का एक स्टूडेंट था। ठीक है, एक कॉलेज का स्टूडेंट था जस्टिन हॉल नाम का। इसने क्या किया था, इसने अपनी डायरी को ऑनलाइन ब्लॉग के फॉर्मेट में पब्लिश कर दिया था। ठीक है, इसकी एक डायरी थी, इसने क्या करा, अपनी डायरी को ब्लॉग के फॉर्मेट में सबके सामने प्रस्तुत कर दिया और उसका एड्रेस था लिंक्स नेट। ठीक है, लिंक्स नेट के नाम से उसको प्रस्तुत कर दिया। उसने उस समय इसको अपने पर्सनल होम पेज का नाम दिया। ठीक है, यानी जो होम पेज का नाम होता है, इसने कहा भाई मेरा पर्सनल होम पेज है।
फिर 1997 में इसको वेबलॉग कहा जाने लगा। ठीक है, ब्लॉगिंग को 1997 में क्या कहा जाने लगा, वेबलॉग। उसके बाद 1999 में इसको और छोटा कर दिया गया और इसको ब्लॉग का नाम दे दिया गया, यानी जो ब्लॉग का नाम था वो 1999 में पड़ा। ठीक है, उससे पहले इसको वेबलॉग कहते थे। और शुरुआत कहाँ से हुई थी, 1994 से, जब जस्टिन हॉल नाम के एक स्टूडेंट ने अपनी जो डायरी थी उसको ब्लॉग के फॉर्मेट में पब्लिश कर दिया था। ब्लॉगिंग का महत्व क्या है, देखिए अगर आपको किसी विषय में अच्छी जानकारी है तो आप यह जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ब्लॉगिंग के माध्यम से सबसे आसान तरीका है। मान ली आप आज के समय में आप देखते हैं कि दुनिया भर की जो वेबसाइटें हैं वो गूगल पे उपलब्ध है। ठीक है, कोई शिक्षा से संबंधित है, कोई खेल से संबंधित है, कोई खाने से संबंधित है। तो विभिन्न प्रकार की जानकारियां व्यक्ति जो है वो दूसरों तक पहुंचाते हैं ब्लॉगिंग के माध्यम से, जिस क्षेत्र में वो अच्छे हैं, जिस क्षेत्र में उनकी जानकारी अच्छी है। तो ये ब्लॉगिंग का महत्व है। आज के समय में ब्लॉग एक महत्वपूर्ण प्रचार का माध्यम बन गया है। ठीक है, तो इसको प्रचार के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आप जब गूगल पर कुछ भी सर्च करते हो तो अधिकतर रिजल्ट ब्लॉग वेबसाइट का ही होता है। ठीक है, जब भी आप गूगल पर कुछ सर्च करते हो तो मैंने अभी बताया ना, आपके सामने विभिन्न प्रकार की वेबसाइटें खुल जाती है। वो सभी क्या है, वो सभी ब्लॉग है। आप अपनी पहचान बना सकते हो इससे। ठीक है, ब्लॉगिंग के जरिए आप अपनी पहचान कैसे बना सकते हो, विभिन्न, आप मान लीजिए किसी क्षेत्र में विशिष्ट है, आपको किसी क्षेत्र में विशेष ज्ञान है, तो उसके बारे में आप कुछ भी लिखते रहेंगे तो आप जो है अपने क्षेत्र में विशेष बन जाएंगे। जैसे पॉपुलर जो ब्लॉगर होते हैं वो अपने क्षेत्र में विशेष होते हैं, तो अपनी उनकी एक अलग पहचान बन जाती है। तो ये क्या है, यहाँ से आप अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। आप नई चीज सीखेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, आप नई चीज सीखते हैं रोज रोज। ठीक है, कुछ ना कुछ नया इंटरनेट पर उपलब्ध होता है, कुछ ना कुछ नई जानकारी आपको देखने को मिलती है, कुछ ना कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलती है, तो आप नई चीज सीखते हैं। आप अपने कौशल में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जो भी आपके पास टेक्निक है, जो भी जिस भी चीज में आप कुशल है, उसको आप डे बाय डे इम्प्रूव कर सकते हैं ब्लॉगिंग के माध्यम से। नई भाषा में स्किल्ड बन सकते हैं। ठीक है, कोई भी नई भाषा है वो आपको सीखनी है तो ब्लॉगिंग के माध्यम से आप सीख सकते हो, उसमें आप स्किल्ड बन सकते हैं। ठीक है, उसमें आप कौशल ला सकते हैं, तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आप नए लोगों से जुड़े रहेंगे। इसके अंदर काफी सारी चीजें जो हैं आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। आप लेखक बन सकते हैं। ठीक है, यदि आप अच्छा ब्लॉग लिखते हैं तो आप लेखक बन सकते हैं। यदि आप बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं तो आपको नौकरी के प्रस्ताव भी मिलेंगे, क्योंकि व्यवसायिक तौर पर भी विभिन्न प्रकार के ब्लॉगर का यूज जो है इस क्षेत्र में किया जाता है, तो आपको अच्छी नौकरी के अवसर मिल सकते हैं इसमें। आप एक नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं अपना। बहुत सारे लोग जो है वो ब्लॉगिंग से बहुत सारा धन कमाते हैं, तो इसे आप व्यवसाय के रूप में भी आप देख सकते हैं, ये भी एक महत्व है ब्लॉगिंग का। आप अधिक प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ठीक है, किसी प्रोडक्ट को आप बेचना है तो आप ऑनलाइन तरीके से, आप देखा होगा आज के समय में दुनिया भर की एड ऑनलाइन आती है। ठीक है, किसी भी सामान को बेचने के लिए, तो यहाँ से आप उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तुरंत फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ब्लॉग के जरिए आप तुरंत फीडबैक जनता का प्राप्त कर सकते हैं। ब्लॉगिंग आपको आज़ादी देती है, आपके विचारों, आपकी भावनाओं को प्रस्तुत करने के लिए जो ब्लॉगिंग है वो आपको आज़ादी देती है। आप ब्लॉगिंग के जरिए अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, समाचार पत्र में संपादकीय की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए समाचार पत्र के अंदर जो न्यूज छपती है उसको लिखता कौन है, उसको लिखता है संपादक। तो संपादक की भूमिका को हम डिस्कस करने वाले, क्या भूमिका रहती है, क्या संपादक का रोल रहता है किसी भी समाचार पत्र को तैयार करने में। तो देखिए संपादकीय लिखने के मामले में संपादक को काफी छूट दी गई है और वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। विषय का चुनाव वही करता है। कोई भी न्यूज जो छापी जाती है, कोई भी जानकारी जो लोगों को दी जाती है न्यूज़पेपर समाचार पत्र के माध्यम से, उस विषय का चुनाव जो है वो कौन करता है, संपादक करता है। ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जो उचित हो, जो लोगों को समझ में आ सके, बशर्ते संपादकीय लिखते समय वह कानून की सीमा से बाहर ना जाए और पत्रकारिता के मानकों का उल्लंघन ना करे। संपादक के सामने वो ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जिसमें कानून की सीमा में रहकर उसको न्यूज को छापना है। पत्रकारिता के साथ साथ कुछ ऐसे मानक होते हैं जिनको संपादक को ध्यान रखता है, यानी संपादक के कुछ नियम और कानून होते हैं और उस नियम कानून के अंतर्गत रहते हुए ही उसको जो है न्यूज छापनी होती है। तो कानून के दायरे में रहकर न्यूज छापनी है,
और पत्रकारिता के जो मानक है उसके दायरे में रह के ही संपादक को न्यूज को छापना होता है, उसको लिखना होता है। ठीक है, समाचार पत्र में प्रकाशित संपादकीय टिप्पणी सौम्य एवं शिष्ट भाषा में होनी चाहिए। जो भी टिप्पणी, जो भी न्यूज छापी जा रही है वो सौम्य होनी चाहिए, ठीक है, और शिष्ट भाषा में होनी चाहिए। ऐसा ना हो उस न्यूज के अंदर कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया गया हो, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो जो कि उचित ना हो, अनुचित शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है किसका, संपादकीय द्वारा। इसके बाद देखिए, रिपोर्टों, लेखों, पत्रों के रूप में प्रकाशन के लिए सामग्री का चुनाव संपादक के विवेक अधिकार में है। यानी कोई भी जो रिपोर्ट है न्यूज में दिखानी है या छापनी है, कोई भी लेख, कोई भी पत्र जो न्यूज के अंदर दिखाना है, समाचार पत्र में छापना है, लिखना है, उसमें किस प्रकार की सामग्री का, ठीक है, किस प्रकार के चिन्ह का, किस प्रकार के चित्र का प्रयोग करना है, ये सभी अधिकार किसका होता है, संपादक का होता है। अतः यह देखना उसका कर्तव्य है कि जनहित के किसी विवादास्पद मुद्दे पर सभी विचारों को बराबरी प्रमुखता दी जाए। ऐसा ना हो कि कोई भी संपादक किसी एक पक्ष के लिए न्यूज छाप दे और जो समाज का अन्य पक्ष है वो उससे नाराज हो जाए। तो संपादक का ये उद्देश्य या कर्तव्य होता है कि वो ऐसे समाचार पत्र का निर्माण करे, ऐसे न्यूज का निर्माण करे जो समाज को बराबरी दर्जा देता हो, ठीक है, ताकि जनता उस मामले पर अपनी स्वतंत्र राय भी बना सके। मान लीजिए कोई रिपोर्ट संपादक को छापनी है, वो ऐसा ना हो वो किसी एक पक्ष की ओर झुकी हुई हो, बल्कि दोनों पक्षों को भरपूर तरीके से संपादक को दिखाना चाहिए, जिसमें जनता अपनी राय स्वतंत्र रूप से बना सके। संपादक को चाहिए कि वह समाचार रिपोर्ट लेख प्रकाशित ना करे, ऐसा ऐसा लेख समाचार पत्र, ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित ना करे जिसकी सच्चाई के बारे में उसको खुद ही शंका हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई शंका वाली न्यूज है, ठीक है, क्लियरिटी नहीं है उस न्यूज के अंदर और उस न्यूज को छाप दिया गया हो, तो ऐसी न्यूज को नहीं छापना चाहिए। संपादक का ये मेन कर्तव्य होता है। यदि समाचार रिपोर्ट लेख के किसी अंश की सच्चाई संदेशपद है तो वह अंश निकालकर शेष प्रकाशित कर दिया जाता है। मान लीजिए कोई न्यूज है और उसका कुछ हिस्सा आपको लग रहा है भाई ये तो विवाद वाला हिस्सा है या ये ऐसा हो नहीं सकता है, तो संपादक क्या करेगा, उसको काट देगा और अन्य हिस्सा प्रस्तुत कर देगा, बशर्ते संपादक संतुष्ट हो कि शेष अंश काफी सही है और उसके प्रकाशन से जनता को लाभ होगा। ये संपादक को ध्यान रखना पड़ता है कि जो बची हुई न्यूज है क्या वो सटीक है, क्या वो सही है, क्या वो जनता के लिए ठीक है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही उस न्यूज को न्यूज़पेपर में छापा जाता है और जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो न्यूज जनता तक पहुंच रही है क्या वो जनता के लिए लाभदायक है। तो ये काम होता है किसका, संपादक का। संपादक को यह निर्णय लेने का विशेष अधिकार होता है कि समाचार पत्र में किन समाचार पत्रों को प्रमुखता प्रदान की जाए। ठीक है, समाचार पत्र के अंदर देखा होगा आपने, फर्स्ट पृष्ठ के ऊपर कुछ क्या छपा रहता है, ठीक है, अगले पृष्ठ पर क्या छपा रहता है, उसके बाद अगले पृष्ठ पर क्या छपा रहता है। तो ये समाज संपादक का निर्णय होता है कि पहले पृष्ठ पर किन समाचारों को छापना है, दूसरे पृष्ठ पर किन समाचारों को छापना है। तो वो अपने हिसाब से जो है इसको प्रमुखता प्रदान करता है। शीर्षकों का निर्धारण पाठकों पर पड़ने वाले तत्कालिक प्रभाव को ध्यान में रखकर सावधानी पूर्वक करता है संपादक। ठीक है, जो भी टाइटल न्यूज का रखा जाता है वो संपादक बिल्कुल गहनता के साथ अध्ययन करके, गहनता से सोचने के बाद ही उस टाइटल को रखता है, क्योंकि टाइटल का जो है ना वो प्रमुख प्रभाव पड़ता है जनता पर। अखबारों में छपे सभी तथ्यों के लिए संपादक जिम्मेदार होता है। जो भी अखबार के अंदर चीज छपती है ना, चाहे वो न्यूज कुछ भी हो, उस न्यूज के लिए जो जिम्मेदार होता है वो संपादक ही होता है। कल को मान लीजिए कोई ऐसी न्यूज अखबार में आप देख लो जो आपके विरुद्ध है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है, तो आप चाहो तो संपादक के विरुद्ध न्यायालय में जा सकते हो, क्योंकि संपादक उस न्यूज के लिए संपूर्ण जिम्मेदार होता है। इसलिए कोई भी न्यूज छापने से पहले संपादक सभी तथ्यों की जांच करता है, तभी उस न्यूज को छापता है। तो यहाँ पे ये वीडियो हमारी खत्म हो जाती है। यहाँ पर हमने डिस्कस किए टॉप 8 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें से आपको काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।